नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी टॉप 5 क्वेश्चंस की। और ये आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। और मैं बताना चाहूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का ये पेपर आपका आईडी के जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को आपका एग्ज़ाम पैटर्न पता है। 1 नंबर के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको बात करें हम तो आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो भी 5 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, और 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो ये जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर के करने होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, क्षति क्या है। देखिए, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक आपका क्षति हुआ, एक आपकी विकलांगता हुई, एक आपकी अक्षमता हुई, ठीक है। क्या है क्षति, यानी कि इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है, डिसेबिलिटी क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए क्षति क्या होती है, या दिव्यांगता क्या होती है, या अक्षमता क्या होती है, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की है क्षति की। आखिरकार क्षति क्या होती है। तो देखिए, अगर हम क्षति की बात करते हैं तो ये एक प्राथमिक स्टेज होती है। प्राथमिक स्टेज, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, इससे पहले आप लोग थोड़ा जान लीजिए। प्राथमिक स्टेज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी आप जा रहे हैं, और जाते हुए या कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपका किसी भी अंग में या किसी भी भाग में कुछ चोट लग गई। चोट लगने के कारण जो शरीर का भाग आपका क्षतिग्रस्त हुआ, ठीक है, वो आता है आपका क्षति के अंतर्गत, ठीक है। वो आपका किसके अंतर्गत, क्षति के अंतर्गत आता है। यानी कि शरीर की संरचना या शरीर की रचना में, मनोवैज्ञानिक ढांचे में, क्रियात्मकता में कमी और असमानता को क्या कहा जाता है, क्षति कहा जाता है, ठीक है। जो भी शरीर का ढांचा है, इसमें किसी भी प्रकार की क्रियात्मकता में असमानता देखने को मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है, क्षति कहा जाता है, ठीक है। कोई भी असमानता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है, वो क्षति कहलाती है। या अंग स्तर की भी होती है, यानी कि शारीरिक, मानसिक और अंग स्तर की कोई भी अगर आपको कह सकते हैं कमी देखने को मिलती है, या उसमें क्षति देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षति कहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की असमानता अगर देखने को मिलेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, क्षति कहेंगे, ठीक है। बात करते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। WHO की फुल फॉर्म भी तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार क्या कहा गया कि क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली से असमानता का होना है। क्षति अंगों स्तर पर संदर्भित करती है, अंगों को स्तर पर जो क्षति है उसको संदर्भित करती है, ठीक है। ये आपकी क्षति थी, और आप इसको पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक आपकी फुल फॉर्म है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे पेपर में पूछी गई है, ICIDH यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और स्टार बना करके इसको लिख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, और जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को आपको शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, स्वलीनता, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया ऑटिज़म, ठीक है। ऑटिज़म को परिभाषित कीजिए, स्वलीनता क्या है। तो जब भी स्वलीनता की बात आती है, तब मैं आपको केवल एक ही परिभाषा बताता हूँ, और वो बताता हूँ भैया अमेरिकन विकलांगता अधिनियम 1990 के अनुसार, क्योंकि ये परिभाषा जो आपकी है बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। स्वलीनता अगर हम लोग अपने साधारण शब्दों में बात कर लें तो कहते हैं कि स्वलीनता यानी कि ऑटिज़म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, ये अपनी चीज़ों में परिवर्तन महसूस नहीं, मतलब परिवर्तन होने नहीं देते, स्वयं में ही लीन रहते हैं,
स्वयं में ही खोए हुए रहते हैं। और अगर हम देखने को पाते हैं तो इनका जो बोलने की जो यानी कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करने की जो बच्चे की स्किल होती है वो डेवलप नहीं होती है, बच्चे का भाषा विकास सही से नहीं होता है, बच्चे का सामाजिक विकास सही से नहीं होता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है स्वलीनता के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है कि स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है। ठीक है, विकासात्मक का मतलब है कि अगर बच्चे में ये हो गई है तो ये धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है, इसका स्तर जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। मैंने अभी आपको बताया बच्चों की बोलचाल की भाषा को, सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। यह घटना मुख्य रूप से 3 वर्ष पूर्व होती है, यानी कि बच्चा जन्म से और 3 वर्ष, ठीक है, जन्म से 3 वर्ष तक अगर बच्चे को सही से देखरेख नहीं की जा रही है, बच्चे को खिलौनों के साथ छोड़ा जा रहा है, बच्चे से सही से बात नहीं की जा रही है, बच्चे को खिलौनों के साथ छोड़ करके या टीवी दिखाई जा रही है, तो बच्चा स्वयं में ही लीन रहना उसको पसंद हो जाता है। तो बस यही हो जाता है स्वलीनता के अंतर्गत। और कहा जा रहा है जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को भी प्रभावित करता है, यानी कि बच्चा पढ़ने लिखने में भी जो निष्पादन है उसको भी प्रभावित होता है। प्रायः इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार क्रिया को दोहराना, एक क्रिया को बार बार दोहराना, दिनचर्या में परिवर्तन, अनावश्यक अनुक्रिया एवं संवेदी अनुभूतियाँ होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों में गंभीर रूप से भावनात्मक कमी होती है। ठीक है, और इसके लिए बच्चे के शैक्षिक निष्पादन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये थी भैया आपकी परिभाषा अमेरिकन विकलांगता अधिनियम के अनुसार, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में आपकी फुल फॉर्म ASD, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न क्या है आपका? कह रहा है कि दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि में अंतर, यानी कि बात कर रहा है भैया विजुअल इम्पेयरमेंट की, यानी कि दृष्टि बाधिता की, और बात कर रहा है लो विज़न की। ठीक है, लो विज़न की यानी कि LV की। ठीक है, लो विज़न यानी कि अल्पदृष्टि, और दृष्टिहीन यानी कि संपूर्ण दृष्टि बाधित। बात करते हैं, कहते हैं कि भैया दृष्टिहीन कौन कहलाएगा? तो कहा जाएगा कि ऐसे लोग जिनको आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, वे लोग दृष्टिहीन होते हैं। ऐसे लोग विशेष उपकरणों की सहायता से अपना रोज का कार्य करते हैं, यानी कि ब्रेल लिपि सीख लेंगे या उनके पास जो भी उपकरण होंगे उनसे अपना रोज का कार्य करेंगे। अब तो मोबाइल फ़ोन भी आता है, वो भी बोलने वाला ही आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्पदृष्टि की। तो बोला गया कि अल्पदृष्टि नाम से ही स्पष्ट है लो विज़न। ठीक है, यानी कि कम दिखना। कम दिखने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि होती तो है लेकिन उनको कम दिखाई देता है, उनको हम विशेष उपकरण, चश्मा व अन्य सहायता से रोजाना के काम करवा सकते हैं ताकि वे सामान्य रूप से रह करके कार्यों को कर सकें। तो ये आपका दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि में अंतर यहाँ पर आपको बताया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका दृष्टि बाध्यता क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसकी भी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और कह रहा है कि आरंभिक हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है। आरंभिक हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि बात कर रहा है अर्ली इंटरवेंशन की। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन, देखिए शीघ्र पहचानना और शीघ्र उस पर कार्य करना। जब हम बच्चे को जल्दी से पहचान लेंगे कि बच्चे में ये कमियां हैं और उसको हम शीघ्र हस्तक्षेप करके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने स्वलीनता की ही बात की थी, तो अगर हमने स्वलीनता को पहचान लिया, ठीक है, स्वलीनता को पहचान लिया तो हम क्या करेंगे, बच्चे पर कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ें बच्चा नहीं पसंद कर रहा है हम उसको भी बच्चे को धीरे धीरे पसंद करना सिखवाएंगे। बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, हम कोशिश करेंगे कि बच्चा ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, जो भी उसके लिए युक्तियां लगाई जाएं। तो कहा जा रहा है कि आरंभिक हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं आरंभिक हस्तक्षेप की। देखिए आरंभिक हस्तक्षेप जो है उससे समस्याओं को पहचानने, समस्याओं को समझने और सुधार करने और उसका अनुकूलन प्राप्त करने में मदद मिलती है। मान लीजिए हमने पहले हस्तक्षेप किया तो हमने क्या किया, समस्या को पहचान लिया।
पहचानने के बाद उसको हमने समझ लिया, समझने के बाद में अब उस समस्या को हमको सुधारना है, और जो भी अनुकूलन, जो भी एडेप्टेशन बच्चे के उन क्रियाओं में करना है जिससे कि बच्चा बेहतर कर सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना काम बेहतरीन ढंग से कर सके। तो ऐसे हमको बच्चे को क्या कह सकते हैं कि शीघ्र या आरंभिक हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि बच्चे का समयबद्ध उपचार हो जाता है। ठीक है, दिव्यांग बच्चा है तो उसमें, और इसमें क्या करेंगे हम, इसके उपचार कर देंगे और इसके बाद में इसके माध्यम से जो भी सहायता प्राप्त करानी है बच्चों को समस्या समाधान के लिए विशेषज्ञों के पास लेके भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को उपचार मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आप सभी को पता है, ऑल का ऑप्शन क्यों प्रेस किया जाता है, बेल आइकन पास में बन के आता है, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक वहाँ पर भी जो है वो शेयर कर दी जाती है। ठीक है, दूसरा भैया है विकलांगता की पहचान, यानी कि दिव्यांगता की पहचान कर सकते हैं। हमने जब शीघ्र हस्तक्षेप किया, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्या इसमें दिव्यांगता का स्तर क्या है, कौन सी दिव्यांगता है, तो इसको भी हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य संकेतों को पहचान कर दिव्यांगता को समझना आवश्यक है। जब आरंभिक हस्तक्षेप द्वारा विकलांगता का पता चलता है तो उस समय पर उपचार और समर्थन जो होती है उसकी मदद करनी चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। समस्या के कारण उसका पता लगाना, दिव्यांगता उसके पीछे का कारण क्या है, उसके लिए बच्चे की जांच करना, उसके लिए जो भी तकनीकियां हैं, जो भी अध्ययन है, समस्या समाधान करने के लिए जो भी उसको क्या कह सकते हैं, समस्या समाधान विकसित करने के लिए जो भी उसको कारण लगाने, उसके लिए उसको पता करना, उसके लिए बच्चे की मदद करना। ठीक है, परिवार का समर्थन भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना परिवार के समर्थन के कोई भी स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक कार्य नहीं कर सकता है। दिव्यांग बच्चों के परिवार को आरंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से उसके साथी और समर्थन के लिए तैयार बनाया जाता है और परिवार के सदस्यों को सही गाइडेंस और सलाह की ज़रूरत होती है, ये भी प्रदान किया जाता है जिससे कि वे भी बेहतर निर्णय ले सके और बच्चों को सहायता मिल सके। शिक्षा में समावेशन, देखिए समावेशन सीधी सी बात है, हमें बच्चे को शिक्षित करना है तो उसमें भी समावेशन के लिए हमें शीघ्र हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आरंभिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हम बच्चे को बेहतर बना सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनके कारण और उसके पता का, उसका जो उपचार है उसको हम कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसव में अपगार टेस्ट की परिभाषा दीजिए। देखिए अपगार वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा APGAR। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है अपीयरेंस, पल्स, जर्मेनिक एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी गई फुल फॉर्म है। और अपगार टेस्ट की परिभाषा दीजिए, अपगार प्रसव में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए अपगार एक नवजात शिशु के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और कब प्रयोग किया जाता है, जब शिशु जन्म लेता है और जन्म के 5 मिनट तक। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इस परीक्षा को विशेष रूप से डॉक्टर या नर्स द्वारा किया जाता है। जो भी ये परीक्षण है, जो भी ये मूल्यांकन है, डॉक्टर या नर्स के द्वारा किया जाएगा और नवजात शिशु के जो भी वहाँ पर उपस्थिति चीज़ें हैं उसके देखते हुए उसके आंगन में उसको उपस्थिति के अनुसार किया जाएगा। इसमें बच्चे के साथ जो भी मूल्यांकन किया जाएगा उसमें बच्चे का रंग, गर्मी, हृदय द्वारा धड़कने की जो भी गिनती होती है, मान ली 72 बार धड़कता है तो कितनी बार धड़कता है, उच्चता, ठीक है, उच्च स्वरता, श्वसन और शरीर, शिशु के शरीर का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पैरामीटर के अंतर्गत आती हैं, अपगार टेस्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो है इसके लिए इसको 7 पैरामीटर जो आपको बताए गए इसको संपादित किया जाता है। इन 7 पैरामीटर का मूल्यांकन एक अंकों में किया जाता है और सभी पैरामीटर के योग को अंकित किया जाता है। इस परीक्षा से शिशु की स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति होती है उसका अवलोकन किया जाता है। इसके आधार पर आवश्यक उपचार की भी जो आवश्यकता है उसका निर्णय लिया जाता है। और ये जो आपका एक क्वेश्चन था ये आपका पिछली बार, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पिछली बार आपका जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी 2023 में, वहाँ पर 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बहन थे यहाँ पर आपके 5 प्रश्न जो थे वो समाप्त होते हैं 2 नंबर के। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में
आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको ये लोगो लगा मिलेगा और लगभग 9.2K का परिवार वहाँ पर आपको मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने वीडियो को वॉच किया। लगभग आपको 15 मिनट में 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।